अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे, और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान, और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। 7 लड़कियां और पुरस्कार हवेली, एपिसोड नंबर 3। जबकि मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों अपनी नादानी में ये सब कुछ कह रही हैं। ये दोनों कम उम्र हैं, इन्हें क्या मालूम कि आगे के हालात कैसे होंगे। अगर हम इस हवेली से चले गए तो हमारे लिए तो खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे जहन में सिर्फ यही बातें आ रही थी, और फिर जिस तरह ख़ानदान वालों ने हमें जलील करके रात को घर से निकाल दिया था, इस तरह तो ये दुनिया भी हमारे साथ यही सलूक करेगी। इन्हीं बातों को सोचकर मैंने उनकी एक न मानी और अपनी 2 और बेटियों की शादी भी कर दी। अब मेरी सिर्फ 3 बेटियां रह गई थी। हम चारों के चारों उस कमरे में बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने मेरे पास आना ही छोड़ दिया था। जबकि मेरी दोनों बड़ी बेटियां शाहीन और समरीन मुझसे अभी भी मिलने आती और आकर मुझे समझाती कि आपने हम चारों की शादी तो कर दी है, अब बाकी तीनों की शादी इस हवेली के मालिक के बेटों से नहीं करनी। मैं उन्हें कहती, क्यों, उनका सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है क्या? मैंने कई कोशिशें की उनसे असल बात जानने की, लेकिन वो मुझे कोई भी बात नहीं बताती थी। ना जाने ऐसा कौन सा राज था जो उनके सीने में दफन था। मैं तो हर बात जानना चाहती थी, लेकिन वो कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन वो हवेली का मालिक आया तो उसने मुझसे एक ऐसी बात की जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा कि अब तुम्हारी 3 बेटियां रहती हैं, अच्छा हो कि अगर तुम इन तीनों की शादी मेरे बेटों से कर दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं ये पूरी हवेली तुम्हारी बेटियों के नाम कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मेरी 7 बेटियां इस हवेली की मालिक बन जाएंगी, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने फिर बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे जहन में यही बात थी कि मेरी बेटियां ज़िंदगी भर इस हवेली में खुश रहेंगी, तो भला एक माँ के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन शाहीन और समरीन एक दिन फूली हुई सांसों के साथ मेरे पास आईं और कहने लगी कि आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी, मैंने आपको समझाया था कि आपने हम चारों की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन आप मेरी बाकी बहनों की ज़िंदगी तो ना ख़राब करें। फिर मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि तुम्हारे नाम ये हवेली हो जाएगी, तुम हमेशा के लिए इस हवेली में ही रहोगी, और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। तो समरीन रोते हुए कहने लगी, तो ठीक है, आप ही अपनी 7 बेटियों को भूल जाना। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो? फिर वो रोते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपने ये हवेली हमारे नाम करवा दी तो हम इसी में कैद होकर रह जाएंगे। हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन ये हवेली वाले हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। फिर मैं अपनी बेटी से कहने लगी कि तुमने बाहर जाकर आखिर करना ही क्या है? देखो, इस हवेली में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बस हमने यही सोचना है कि हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैं उल्टा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो बात मुझे बताना चाहती थी वो खुलकर नहीं बता रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर उन्होंने मुझे ये बात बताई तो वो हवेली वाले उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेंगे। फिर वो दोनों चली गई, लेकिन मैंने अपनी बाकी तीनों बेटियों की शादी उसी रात उस हवेली के मालिक के बेटों से कर दी।
अब मेरी सारी बेटियां उस मालिक की बहू बन गई थी जो इस हवेली में अपने 7 बेटों के साथ रहता था। लेकिन अगली रात उससे भी ज़्यादा भयानक थी। अगली रात वो मालिक की बीवी मुझसे आकर कहने लगी कि तुमने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, इसलिए तुम अब इस हवेली से चली जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैं कहने लगी कि आप ये क्या कह रही हैं? अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी 7 बेटियाँ इस हवेली में हैं, मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। फिर वो गुस्से भरी आवाज़ में कहने लगी कि अगर तुमने बाहर जाकर किसी को भी ये राज बताया कि तुमने इस हवेली के अंदर अपनी 7 बेटियों की शादी की है, तो याद रखना तुम्हारी 7 बेटियां तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस हवेली को छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि आखिर वो औरत ऐसा क्यों कर रही थी। वो तो अब मेरी समधन बन चुकी थी, उसे मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसका ये रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर मैं मायूस होकर उस हवेली से बाहर जाने लगी कि तभी उसने अपनी आवाज़ देकर मुझे रोका और फिर उसने अपनी मुलाजमा को बुलाया। उस मुलाजमा ने आकर मेरे हाथ में एक पोटली थमा दी और फिर वो औरत कहने लगी कि तुम बाहर जाकर ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, इसलिए तुम अपने साथ ये ले जाओ। फिर मैं हैरान होकर उससे पूछने लगी कि आखिर ये क्या है। फिर उसने कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी भर की दौलत है, इस हवेली से बाहर जाकर तुम अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजारो। फिर जैसे ही मैंने पोटली को खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई। वो पोटली जेवरात से भरी हुई थी। ये देखकर तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं उस हवेली से निकल जाने का गम भूल चुकी थी। फिर मैं खुशी खुशी उन जेवरात को लेकर उस हवेली से बहुत दूर आ गई। फिर मैं उसी शहर में आई जहाँ पर मेरा ससुराल था, क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने अपनी 7 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी है और आज मेरी बेटियां शहजादियों की तरह रहती हैं। फिर मैंने उसी शहर में एक बड़ा आलीशान घर ले लिया। जो कोई भी मुझे आकर देखता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। मैं जो एक गरीब बेवा औरत थी जिसकी 7 बेटियां फटे पुराने कपड़े पहनकर रखती थी, आज वो इस आलीशान बंगले की मालिक बन गई है। सबके मुंह हैरत से खुले हुए थे। वो सब मुझसे सवाल करना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मैं अपने ससुराल ज़रूर गई थी, अपनी सास को ये बताने के लिए कि जिन्हें तुम ये कहती थी कि मेरी बेटियां बदबख्ती की अलामत हैं, आज देखो वो एक बड़े से महल में ऐश कर रही हैं। जिसने भी ये सुना तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी 7 बेटियों की शादी एक आलीशान हवेली में कर दी है। फिर लोग कहने लगे कि इसकी बेटियां भी तो बहुत ही खूबसूरत थीं, जाहिर है उन्हें शहजादियों की तरह ही रुखसत होना था। अब मैं बड़ी ऐश के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन 2 साल गुजर गए थे, मेरी बेटियां मुझसे मिलने नहीं आई थीं। अब मैं उनसे मिलने के लिए तरस रही थी, लेकिन मुझे उस हवेली के मालकिन से बहुत डर लगता था, जिसने मुझे चुपके से रात को हवेली से बाहर निकाल दिया था। मैं अपनी बेटियों से एक बार मुलाकात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो वहाँ कैसे रहती हैं। बार बार मुझे शाहीन और समरीन की बातें याद आतीं, जो मुझे मना करती थी कि मैं अपनी दूसरी बेटियों की शादी इस हवेली के मालिक के बेटों से ना करूं। लेकिन मैंने तो सिर्फ दौलत देखकर अपनी बेटियों की शादी वहाँ की थी। अब मैं एक बार उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए आधी रात को चुपके से मैं अपने घर से निकल गई। रास्ता तो मुझे अच्छी तरह मालूम था, लेकिन वो हवेली बहुत दूर थी। मुझे पैदल ही पैदल और अकेले ये सफ़र तय करना था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मालूम हो कि मैंने अपनी बेटियों की शादी कहाँ पर की है। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे आधी रात लग गई। मैं चलते चलते हलकान हो गई थी, लेकिन मेरे सामने ही वो हवेली थी जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा गुजार कर आई थी। फिर जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर आई तो मैं सन्नाटे में रह गई। यहाँ पर ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात, पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं हैरान थी कि सब लोग कहाँ चले गए। पहले जो यहाँ रौनकें हुआ करती थी
آج اتنا گہرا سناٹا دیکھ کر میری جان ہی نکل رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھ رہی تھی، لیکن اس حویلی کے سارے کمرے خالی پڑے تھے۔ اب تو میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آخر میں میری ساتوں بیٹیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ مجھے بہت ہی شدت سے ان کی یاد آ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے جیسے ہی اس حویلی سے باہر نکلی تو سامنے سے گزرتے ایک شخص نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ وہ شاید مجھے کوئی بھکارن سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت میری حالت بھی ایسی ہو رہی تھی۔ اجڑی ہوئی میں اپنی بیٹیوں کے غم میں پاگل ہو رہی تھی۔ آخر وہ مجھے اس حویلی میں کیوں نہیں ملی؟ یہی سوچ سوچ کر مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، کون ہو تم بی بی؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہاں پر جو حویلی کا مالک رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ دراصل میں اپنی بیٹیوں سے ملنے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس حویلی میں کون رہے گا؟ یہ حویلی تو جنات کی حویلی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ تم جھوٹ کہتے ہو، یہ جنات کی نہیں بلکہ اس حویلی کی مالکن میری بیٹیاں ہیں۔ اس آدمی کے 7 بیٹوں سے میری بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، پھر اس نے یہ حویلی میری بیٹیوں کے نام کر دی تھی۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی تو وہ کہنے لگا، بی بی توبہ کرو، یہ کیسی عجیب و غریب کہانی سنا رہی ہو؟ تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن یہ پچھلے 20 سالوں سے بالکل خالی پڑی ہے۔ اس میں جنات کا بسیرا تھا، تبھی تو اس حویلی کا مالک بھی اسے بیچ کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ جیسے ہی رات کو یہاں سے کوئی گزرتا ہے وہ جنات انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ تم نے انسانوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی ہے یا پھر جناتوں سے، جو کہ رات کے اندھیرے میں تم سے ملنے آئے ہوں گے۔ وہ آدمی نہایت ہی خوفناک کہانی سنا رہا تھا، جبکہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ صدمے سے میری حالت بری تھی۔ بار بار مجھے اپنی بیٹی شاہین اور سمرین کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جو مجھے منع کرتی تھی کہ اماں تم اپنی دوسری بیٹیوں کی شادی یہاں نہ کرو۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں بی بی، یہ حویلی جنات کی حویلی ہے، ورنہ آپ کی وہ 7 کی 7 بیٹیاں کہاں غائب ہو سکتی ہیں؟ اس حویلی کی کہانی تو بچے بچے کو معلوم ہے۔ ایک آدمی اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی امیر تھا۔ اس نے یہ حویلی اپنی بیٹیوں کے لیے ہی خریدی تھی، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پر آباد ہوئے تو جناتوں نے اپنی موجودگی ظاہر کر دی۔ وہ روزانہ اس آدمی کو تنگ کرتے۔ وہ کہتے کہ تم اپنی خوبصورت بیٹیوں کی شادی میرے بیٹوں سے کر دو، ورنہ میں تمہاری ساری بیٹیوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب خوف کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس نے اس حویلی کو خرید کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس لیے رات ہوتے ہی اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس حویلی سے فرار ہو گیا۔ اس آدمی کی یہ باتیں سن کر میری تو جیسے جان نکل گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی بھی وہاں سے چلا گیا، اور میں وہیں پر بیٹھ کر روتی رہی۔ لیکن آج اتنے سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میری بیٹیاں نہیں آئیں۔ لیکن اتنے سال گزر گئے، ابھی تک میری بیٹیاں نہیں آئیں۔ میں آج بھی ان کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ تو امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔